हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय राज्य ने 6 गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन किया और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए तैयार किया? Which Indian state successfully bred and prepared 6 vultures for release into the wild? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने 6 वल्चर्स यानी कि 6 गिद्धों को सफलतापूर्वक उनका प्रजनन किया गया है और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए तैयार किया गया। इसमें क्या हुआ था? दिस रिलीज वल्चर्स आर पार्ट ऑफ अ लार्जर कंजर्वेशन एफर्ट एम्ड एट बूस्टिंग वल्चर पॉपुलेशंस इन इंडिया। इन छोड़े गए जो गिद्ध थे, भारत में गिद्धों की जो आबादी है वो बहुत कम होती जा रही है, इसलिए क्या किया गया था, मध्य प्रदेश ने क्या किया था, इन गिद्धों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन एफर्ट किया था, जिसमें 6 गिद्धों की ब्रीड की गई थी और अब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया है। जिसमें क्या किया गया है, उन वल्चर्स के साथ एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया गया है ताकि उन्हें मॉनिटर किया जा सके, उनके मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा सके एंड बिहेवियर वंस दे वर रिलीज्ड इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब जब वो उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट पर छोड़ दिया जाएगा, वहां पर जाने के बाद उनका व्यवहार कैसा रहेगा और उनके जो मूवमेंट्स हैं वो कैसी रहेंगी, उन सबको ट्रैक करने के लिए उन पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिए गए हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से डाले गए थे? दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट वल्चर्स। उन गिद्धों को बचाने के लिए प्रयासों का हिस्सा है विच आर क्रिटिकल स्कैवेंजर्स इन इकोसिस्टम एंड आर थ्रेटन्ड ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये क्यों किया गया था, ये वाला एफर्ट्स क्यों डाले गए थे? क्योंकि जो गिद्ध होते हैं वो छोटे छोटे ये जो कीटाणु होते हैं इनको खा जाते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और जो हमें काफी सारे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर ये गिद्ध ही नहीं रहेंगे तो काफी सारे डिसीजेस फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन गिद्धों को बचाने के लिए रक्षा के लिए प्रयासों का हिस्सा है, जो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण मैला ढोने वाले जीव हैं और विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के कारण खतरे में है। Question number 2 है which international naval force under Operation Atlanta has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy? ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है? NATO स्टैंडिंग नेवल फोर्स, इंडोनेशियन नेवी, अफ्रीकन मैरीटाइम टास्क फोर्स या यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। इसमें क्या हुआ है, इसके फोकस एरियाज है काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस, टैक्टिकल मैन्यूवर्स एंड कम्युनिकेशंस। समुद्री डायकी विरोधी अभियान। क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ने हाल ही में एक प्रपोज रखा है इंडिया के सामने कि वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना चाहते हैं ऑपरेशन एटलांटा के तहत, ताकि दोनों जो कंट्रीज है उनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, कि जो काउंटर पायरेसी है वो बचे। इंडिया का नेवी रोल क्या रहेगा? रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर एक्टर in the region, the Indian Navy's participation is pivotal for regional maritime security। ताकि इस क्षेत्र में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में पहचाने वाले भारतीय नौसेना की भागीदारी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन EU एंड नेवी फोर, जिसका मतलब है यूरोप की जो नेवल फोर्स है उसको EU नेव 4 के नाम से भी जाना जाता है, एंड द इंडियन नेवी टू इंश्योर अ फ्री ओपन सस्टेनेबल इंक्लूजन इंडियन ओशियन। एक स्वतंत्र, खुला, टिकाऊ और समावेशी हिंदू महासागर सुनिश्चित करने के लिए EU एंड नेवी 4 और भारतीय नौसेना के बीच समन्वय को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए दुर्घटना संबंधित देयताओं को सीमित करने के लिए किस कानून में संशोधन करने की योजना बना रहा है? इंडिया इज प्लानिंग टू एमेंड which law to cap accident related liabilities for nuclear equipment suppliers? Atomic Energy Act 1962, Civil Nuclear Liabilities Damage Act 2010, Nuclear Safety Regulation Authority Act, Atomic Energy Regulatory Board Act। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटीज डैमेज एक्ट 2010। अब इसका मतलब क्या है, 2010 जो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी डैमेज एक्ट 2010, उसमें ये कहा गया था, उस लॉ को इसलिए बनाया गया था ताकि जब कभी भी न्यूक्लियर प्लांट में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर पब्लिक को कंपनसेशन मिल सके और ऑपरेटर या सप्लायर जो भी कोई इसका लीगल रिस्पॉन्सिबल है
उसको सजा दी जा सके। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ था, इसमें जो सप्लायर्स होते थे उनको भी लीगली रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता था, चाहे उनको डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसमें हो या ना हो, चाहे उनकी उसको प्रूफ किया जा सके या फिर ना किया जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो काफी सारे जो फॉरेन की कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल यूएस, जापान, फ्रांस, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया में इन जो न्यूक्लियर की जो सप्लाई है उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारी इसमें जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से वो मना कर देते थे। तो क्या हुआ है, इसको चेंज करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट रिलेटेड लाइबिलिटीज है न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लायर्स की, उन्हें कैप किया जाए, मतलब उन्हें सीमित कर दिया जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही रहेंगी अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो। Scope of the change: this amendment will limit liabilities claims from these plant operators to the value of their contracts with the suppliers and introduce a time limit on such claims. संशोधन संयंत्र संचालकों के उत्तरदायित्व दावों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ उनके अनुबंधों के मूल्य तक सीमित कर देगा और ऐसे दावों पर समय सीमा लागू करेगा। अब इसका गोल क्या है? यह कदम भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंडिया में और ज्यादा इन चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जो वर्तमान कानून के तहत असीमित देयता की संभावना के कारण हिचकिचाहट का सामना कर रहे हैं। अब क्योंकि सप्लायर्स की भी इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो जो सप्लायर्स है वो हेजिटेट करता है कि हम यहाँ पर सप्लाई करें या फिर ना करें, लेकिन जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैप कर दिया जाएगा तब वो आसानी से उसको सप्लाई कर पाएंगे। International alignment: this change seeks to align with international standards where nuclear operators, not suppliers, are primarily responsible for the operational safety of plants. यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। Foreign firms impacted: the amendment is particularly targeted at attracting US companies like General Electric and Westinghouse Electric, which had concerns over the current liability framework. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख उद्यमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद 2025 में भारत आने की योजना की घोषणा की? Which prominent entrepreneur announced plans to visit India later in 2025 following discussions with Prime Minister नरेंद्र मोदी? जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, एलन मस्क या सत्या नडेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। एलन मस्क ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद 2025 में भारत आने की योजना की पुष्टि उन्होंने की है। इसका डिस्कशन पर फोकस क्या रहेगा? द डिस्कशन बिटवीन मस्क एंड मोदी फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हाईलाइटिंग पोटेंशियल कोलैबोरेशंस इन सेक्टर लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत विकास क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर प्रकाश डाला गया। Strengthening ties: this visit underscores the strengthening relationship between India and global tech leaders, with Musk Ventures likely expanding into India's growth tech ecosystem. मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया में भी टेस्ला की प्रोडक्शन के लिए स्टार्टअप्स लॉन्च किए जाएं। मस्क हमेशा से कहते हैं कि इंडिया में किसी भी और देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 प्रयाग महाकुंभ मेले में लगभग कितने तीर्थयात्री भाग लिए? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पिलग्रिम्स पार्टिसिपेटेड इन द 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 660 मिलियन या 1 बिलियन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 660 मिलियन। इसका मतलब है कि प्रयाग महाकुंभ मेले में लगभग 66 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। इसमें टोटल अटेंडेंस थे अप्रोक्सीमेटली ओवर 660 मिलियन devotees participated in the sacred bathing rituals at the त्रिवेणी संगम, making it the largest religious gathering in history. अब तक के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग बन गई है। इंटरनेशनल विजिटर्स भी जिसमें आए थे। पिलग्रिम्स फ्रॉम मोर देन 77 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, भूटान, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अटेंडिंग द इवेंट, हाईलाइटिंग इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका बन चुका है। The 2025 edition was unique due to a celestial alignment that occurs once every 144 years, making it a rare and spiritually significant event. ये 144 सालों में एक बार लगने वाला मेला है, जिससे यह एक दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटना बन गई है। अब एक रिवीजन क्वेश्चन है जिसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। तो इसमें क्वेश्चन है 2025 में भारत के लिए मानसून वर्षा का अनुमानित प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द फोरकास्ट परसेंटेज ऑफ मानसून रेनफॉल फॉर इंडिया इन 2025? इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। A 95%, B 100%, C 105% या D 110%।